इंडिविजुअल मास निकाल रहे हैं तो आपने कार्बन की मास फ्रैक्शन को टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपने यहां पे किया है। ठीक है, मैं आपको समझा पाया हूं? यस सर। उसके बाद आप अगर आगे आ जाएं तो जस्ट मास ऑफ कार्बन को मोल्स ऑफ कार्बन में कन्वर्ट किया गया है, प्लस आपका अगर आप देखें तो ये कार्बन और सल्फर का कंबाइंड बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें सल्फर को भी इनपुट में रखा गया है, तो सल्फर आपकी बेसिक आई थिंक 0.7% थी, एम आई राइट? उसी फिगर पे अगर आप देखें तो सल्फर 0.7 है, तो उसकी अगर आप फ्रैक्शन लेंगे तो वो 0.007 आ जाएगी। सल्फर की मास फ्रैक्शन को टोटल मास से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मास ऑफ सल्फर आ जाएगा। क्योंकि आप मोल बैलेंस लगा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में मास ऑफ सल्फर को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग इट विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फर। अब ये तो आपकी इनपुट थी, इज इक्वल टू का साइन डला हुआ है और आप आउटपुट में आ गई हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कार्बन कहाँ पे मौजूद है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है इन पी स्ट्रीम। सो पहले हम लोगों ने पाउंड मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाले हैं, उसने आपको बताया है कि जी 15.4% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसकी आपने फ्रैक्शन ले ली 0.154 मल्टीप्लाई बाय टोटल मास आपका पी है, ये आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद हम लोगों ने क्योंकि कार्बन बैलेंस लगाना है तो इस वजह से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद रिफ्यूज स्ट्रीम में हम लोगों ने निकाली थी कि कितने मोल्स हैं कार्बन, वो आपने लिख दिए रिफ्यूज स्ट्रीम वाले 0.0897। सल्फर के कितने रिफ्यूज स्ट्रीम में थे 0.0003, वो आपने लिख दी। इस तरह ये बैलेंस कंप्लीट बन गया। इनपुट में कार्बन और सल्फर देखा, आउटपुट में कार्बन और सल्फर देखा जहां जहां पे था। अच्छा, CO2 के साथ कार्बन था तो CO2 का हम लोगों ने ये कहा कि 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन क्या है। मैं आपको समझा पाया हूँ जी? यस सर। चले, और कोई सवाल पूछना चाह रहा हूँ? सर मैंने पूछा जी आमिर बताइएगा। सर ये एग्जांपल 3.11 ये सर इसमें ना ये एक कन्वर्जन कर रहे हैं 3.11? जी सर 3.11। अच्छा जी, मुझे एक सेकंड वहां पे आने दीजिएगा जी। सर इसमें एक कन्वर्जन हो रही है सर, जिसमें ना 10 ppm माइनस 10 IB ऑक्सीजन को कर रहे हैं सर। ये 10 IB कौन से आया सर ये ऑक्सीजन? 10 IB क्योंकि आपके पास 10 ppm है ना ऑक्सीजन के। जी सर 10 ppm है। हाँ सर उसको माइनस तो क्यों कर रहे हैं 10 से? देखिए ना, आपका जो उसने कहा है ना कि 10 ppm ऑक्सीजन है, मींस के अगर आपके पास सोल्यूशन का टोटल मास या टोटल मास जो है वो 1 मिलियन हो, 10 ppm का यही मतलब है कि अगर आपके सोल्यूशन का टोटल मास 1 मिलियन हो तो उसके अंदर 10 जो पाउंड्स हैं या 10 मास जो वट एवर द यूनिट्स या 10 किलोग्राम्स जो हैं वो आपके ऑक्सीजन के होंगे, ppms का ये मतलब। तो उसने बेसिकली वो मिलियन में से 10 को माइनस किया है, तो ऑक्सीजन वो ये अज्यूम कर रहा है कि 2 कंपोनेंट हैं सिर्फ, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है जी तो टोटल अगर 10 मिलियन है उसमें से 10 मिलियन 1 मिलियन है, 1 मिलियन में से अगर आप ऑक्सीजन का मास निकाल देंगे तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। एक आप इस तरह समझ लें, एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है, सल्यूट इज ऑक्सीजन, सॉल्वेंट इज वाटर। टोटल सोल्यूशन में से आप सल्यूट को माइनस कर देंगे तो आपके पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसने ये किया है कि आपने उसने सॉल्वेंट का मास निकाला है, यानी मास ऑफ वाटर कैलकुलेट किया।
जी 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 सर, लग गई समझ, लग गई। ठीक है, और कोई चीज? सर ये जो 3.14 में हमने हाइड्रोजन के मोल्स निकाले हैं 0.433, सर ऑक्सीजन के मोल्स कैसे आए हैं 0.217? सर इनपुट में। मुझे जरा दोबारा, किस जगह पे आप बात कर रही हैं? सर 3.14 एग्जाम्पल में ना। 3.14 एग्जाम्पल की कौन सी सर स्टेज पे आप डायग्राम बात? में। सर डायग्राम? डायग्राम। यस सर, डायग्राम, इनपुट अच्छा। में जो सर ऐश के नीचे जो एडिड हाइड्रो वाटर है 3.90 पाउंड, सर उसके बाद हाइड्रोजन के तो हमने मोल्स निकाले 0.433। जी, सर ऑक्सीजन के कैसे 0.217 पाउंड मोल्स? जैसे आपने हाइड्रोजन के निकाले हैं वैसे ही आपके ऑक्सीजन के भी निकल आएंगे। इसमें कौन से ऐसा इशू है? मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूं। आपके पास हाइड्रोजन का है ना? यस सर, आ गई है समझ। सिर्फ आपने आखिरी जो हाइड्रोजन का किया हुआ है 1 पाउंड मोल ऑफ H2O कंटेन्स 2 पाउंड मोल ऑफ H, वहां पे आपने 1 पाउंड मोल ऑफ H2O कंटेन्स 1 पाउंड मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन कर देना। दैट्स इट। अगर ओके समझ सर। आ गई है तो बहुत अच्छा है। यस सर। जी, इसके अलावा और कोई, किसी के जहन में कुछ सवाल? सर ये एग्जाम्पल नंबर 3.13 है, वहाँ पे सर वो जो एक्यूमुलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कार्बन की, वहाँ पे एफ इनपुट में 0.88 डिवाइड बाई 12 किया हुआ है, उसकी समझ नहीं वो कहाँ से किया है। 3.13 में आपने, उसने क्या किया हुआ है? अब मैं उस एग्जाम्पल पे आया हूँ, जी बताइएगा। उसकी एक्यूमुलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कार्बन की, तो उसमें कार्बन की एफ 3.13 में यस एक्यूमुलेशन कर रहे हैं? जी, उसमें एफ इनपुट किया हुआ है, एफ इनपुट में उन्होंने किया हुआ है 0.88 डिवाइड बाई 12। अच्छा जी, अच्छा सर उसकी समझ ठीक है। नहीं ये कैसे किया हुआ है। 0.88 तो आपके पास कार्बन की मास फ्रैक्शन है और यस एफ उसका टोटल मास है, तो वो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई बाय टोटल मास, आपके पास मास ऑफ कार्बन आ गया। आप मोल बैलेंस लगा रहे हैं, इस वजह से उसने 12 से डिवाइड कर दिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 12 से, ओके सर। तो वो मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे। और एक्यूमुलेशन इसके अंदर 0 है क्योंकि आपके पास ये स्टडी स्टेट प्रोसेस है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अगर आप हैंड रिटन नोट्स में देखना चाहें तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ मोल्स इन इक्वल्स टू मोल्स आउट हैं। और कोई चीज पूछना चाहें? अभी तक जितनी 3.4 की एग्जांपल्स हैं उनमें से कोई कोई चीज पूछना चाहे? अच्छा, अब आप लोग अनसॉल्व प्रॉब्लम पे आ जाएं। प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर 239 पे, बुक के पेज नंबर 239, प्रॉब्लम नंबर 3.52 पे, पेज नंबर 239, प्रॉब्लम नंबर 3.52। पर नोट सर सॉरी, ये नहीं है ना। अवेलेबल नोट्स में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है? नोट में यस सर, नोट्स में तो 205 कहीं भी तक है। 3.4। यस सर, यस जिक्र ही नहीं है सर, इसका। नोट्स में। अच्छा, मैं एक मिनट, मैं आपके साथ फिर यहाँ पे इसको शेयर कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ओके सर। यहाँ पे मैं आपके साथ
ये जहां से 3.4 स्टार्ट हो रहा है वहां से अब मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ अनसॉल्व्ड। वैसे हैरानगी है कि ये क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर हुए। बस ठीक है, यहाँ तक ही बढ़े। अच्छा, आप आपके साथ ये सारे शेयर कर दिए हैं, अगर हो सके तो चलो ठीक है। आरिफ अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। जो मेरा भी यही ख्याल था कि ये शेयर मैंने किया हुआ है। रिसीव हो गई है। चलें ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब ये 3.52 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज स्लज, कि जब भी आप सीवरेज का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें स्लज प्रोड्यूस होती है, यानी आप उसकी जब फिल्ट्रेशन करते हैं या उसमें से सेडिमेंट्स रिमूव करते हैं तो आपके पास स्लज प्रोड्यूस होती है। उसमें आगे कहते हैं कि आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोज in the activated sludge process to remove nutrients and organic material, a substantial amount of wet sludge is produced। अगर आप उस sludge को एक्टिवेट करते हैं और उससे उसको यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए, तो आपके पास बहुत सा स्लज जो है वो प्रोड्यूस होता है। दिस स्लज मस्ट बी डीवाटर्ड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ मोस्ट ट्रीटमेंट ऑपरेशन प्लांट। How to dispose of the dewatered sludge is a major problem। अब स्लज को भी डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ा इशू है। इस दौर में था, नाउ द इंसिनरेटर्स आर देयर, जो इन्होंने किया है। some organizations sell dry sludge for fertilizer, यानी ऐसे ये है कि ये फर्टिलाइजर, इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो फर्टिलाइजर के तौर पे है। some spread the sludge on the farmland and in some places it is burned। अब उसने तीनों उसके इस्तेमाल स्लज के आपको बता दिए यहाँ पे। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट शुरू होती है कि जो बर्न किया जाता है, to burn a dry sludge, fuel oil is mixed with it and the mixture is burnt with in a furnace with air। If you collect the following analysis for the sludge
एंड फॉर स्टैक गैस। अब वो उसने स्लज का एनालिसिस आपको नीचे दे दिया हुआ है और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका आपको एनालिसिस दे दिया है। स्टैक गैस में अगर आप देखें तो वाटर मौजूद नहीं है इस सब, जबकि आपके पास स्लज में हाइड्रोजन जा रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने जब ब्लॉक डायग्राम बनानी है तो उसके अंदर एक एडिशनल आपको वाटर की स्ट्रीम निकालनी पड़नी है। अच्छा, अब के साथ मिक्स किया जा रहा है स्लज को, उसमें वो कहते हैं डिटरमिन द वेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल में जो जितनी कार्बन है और हाइड्रोजन है आपको नहीं पता और वो आपने निकालनी है। डिटरमिन द रेशियो पाउंड्स ऑफ ड्राई स्लज टू पाउंड ऑफ फ्यूल ऑयल इन द मिक्सचर फेड टू द फर्नेस, कि आपने स्लज और फ्यूल ऑयल की आपस में क्या रेशियो है, यानी अगर आप इनके मैसेस कैलकुलेट कर लें तो आप इन दोनों मैसेस को डिवाइड करके आपने बताने कि कितनी आपकी रेशियो बनती है। तो अगर आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स को ओपन करें तो इसकी जो सॉल्यूशन है वो 3.52 का गिवन है आपके नोट्स के अंदर। आप लोग क्या वहां तक पहुंच सकते हैं 3.52 पे? जब आप लोग वहां पे पहुंचे प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सर फाइन, पहुंच गए सर। चलें, ठीक हो गया। अब इसमें आप देख लें कि उसने स्लज है, स्लज की एज एन इनपुट स्ट्रीम भेजी है, उसमें जो उसने स्लज का एनालिसिस दिया हुआ था कि सल्फर 32% है, कार्बन 40% है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में 4% है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में 24% है। इसके अलावा फ्यूल ऑयल के साथ उसको मिक्स कर रहे थे। फ्यूल ऑयल में कार्बन और H2 हमें नहीं पता हाइड्रोजन कितनी है। स्लज भी आपकी सॉलिड मटेरियल है, ऑयल आपका लिक्विड है, इस वजह से दोनों की ये परसेंटेज मास परसेंट में होगी। इनको बर्न किया जा रहा है विद एयर। एयर में ऑक्सीजन 21 और नाइट्रोजन 79 है, ये मोल परसेंट है। इसके अलावा जो आपकी स्टैक गैस प्रोड्यूस हो रही है वो एज एन आउटपुट स्ट्रीम है, जिसमें SO2 उसने बताया हुआ है वहां पे डाटा के अंदर ही आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर SO2 1.52 है, CO2 10.4 है, ऑक्सीजन 4.65 है, नाइट्रोजन 81.67 है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है जो कि 2.02 है। और आपके पास एडिशनल वाटर की स्ट्रीम एज एन आउटपुट W स्ट्रीम भी आपके उस बॉक्स के अंदर से या ब्लॉक डायग्राम के अंदर से निकाली गई है। सो यू हैव 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट स्ट्रीम्स। उसने जो आपके पास आपकी स्टैक गैस है उसको एज बेसिस सेलेक्ट कर लिया है। आप स्लज को भी एज बेसिस सेलेक्ट कर सकते थे, ये आपकी मर्जी थी, लेकिन इधर नोट्स में आपके पास स्लज को स्टैक गैस को एज बेसिस लिया गया है। इसको बेसिस लेने के बाद आपके पास जो अननोन्स हैं वो 4-5 हैं, 5 में से भी एक कम हो जाएगा बेसिकली। तो यू हैव, और आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सॉरी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी आपकी 5 हैं, तो आपकी 5 - 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 0 हो रही है, या आप जरा चेक कर लीजिएगा। सॉरी। इसके बाद वो एलिमेंटल मोल बैलेंस लगा रहे हैं। एलिमेंटल मोल बैलेंस के बाद आप यहाँ पे मिसिंग है, आप लोगों ने जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन उसी तरह ही लिखनी है। आपने ये कहना है कि दिस प्रोसेस इज अ स्टेडी स्टेट प्रोसेस, so accumulation is 0 as we are using elemental balance, so generation and consumption terms are also 0, input is equals to output, और इनपुट और आउटपुट करके सबसे पहले वो सल्फर का बैलेंस लगा रहा है। यहाँ पे सल्फर आपको पता है 32% है मास परसेंट, सो इसको 0.32 स्लज मल्टीप्लाई बाय S और इसको 32 से डिवाइड किया गया है, क्योंकि आप मोल बैलेंस लगा रहे हैं तो आप सल्फर के जो मोल्स हैं उसको
mass को moles में convert कर रहे हैं by dividing it with the molecular weight of the sulfur. इसके अलावा सल्फर और किसी इनपुट स्ट्रीम में मौजूद नहीं है. इक्वल का साइन डाला गया और आप आउटपुट स्ट्रीम्स में आ गए. आउटपुट स्ट्रीम में सल्फर सिर्फ SO2 की फॉर्म में पी स्ट्रीम में मौजूद है. सो वो आपके पास उसने 1.52 लिख दिया है या 0.0152 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक मोल SO2 में एक मोल आपका सल्फर का होता है. Can you do these kind of corrections to make you understand? या मैं आपको करके दूं? सर ये समझ नहीं आ रही सर, ये कितना आउटपुट 1.52 कैसे आई है? Sorry? अब करके दें सर, समझ नहीं आ रही सही. अच्छा, ये सर मैं ये करके दूं? ये यहाँ पे 1.52 जो है उन्होंने सीधा सीधा सिर्फ परसेंटेज लिखा हुआ है आउटपुट में, इसको मोल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे? नहीं, ये तो ऑलरेडी मोल्स में नहीं है, मोल परसेंट लिखा हुआ है, स्टैक गैस है. ये सिर्फ मोल में. लेकिन मैं अब सल्फर का बैलेंस खुद लगा देता हूँ जी आपको, और जो यूनिट्स के साथ मैं इसको समझा देता हूँ आपको. सर जी सर ये यहाँ पर जो आपने हैंडेड नोट्स दिए हैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 1 लिखी हुई है, आप 0 कह रहे हैं. मैंने बेटा ये अभी आप सोए हुए ना होते तो मैंने इसको करेक्ट करवा दिया हुआ है. मैंने इसको बताया कि आपकी इक्वेशन 5 पर नहीं, आप कंपोनेंट्स काउंट करें तो 5 हैं, ये गलती है, इसको ठीक कर लें. सो यार मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, ब्लू पेन है. आई डोंट नो कि आप लोगों को ये इमेज किस तरह रिसीव होता है, कि कितनी इसमें ये सल्फर का बैलेंस जो भी हम लोगों ने देखा है, इसको अलोंग विद द यूनिट्स मैंने आपको यहाँ पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर किया. आप लोग प्लीज जरा देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा इसमें अब क्या इश्यू है. ये जो S है ये S स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी S स्ट्रीम के टोटल मास को. जी सीआर ने कभी जवाब नहीं दिया कि सर समझ आ गई, नहीं समझ आई. क्यों सर? सर मैं वही तो जी ये सल्फर बैलेंस आप लोगों को अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने? यस ईमान आपने तो बता दिया, बाकी भी अब जरा देख लें. सर. अमन सॉरी, अच्छा चलें अमन ही रखें, अमन ही रखें, ठीक है. यस सर. चलें जी. मैक्सिमम लोग अंडरस्टैंड करके हैं जी? यस सर.
यस सर आ गई। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग जरा कार्बन बैलेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कार्बन बैलेंस में उसी लॉजिक को सामने रखते हुए कार्बन बैलेंस में क्या इशू है। सर इसमें जो ये एक्स सी मल्टीप्लाई बाय एफ ओवर 12 है, ये कहाँ से आया? ये आप फ्यूल ऑयल में देखें ना, कार्बन जो है इनपुट स्ट्रीम में जा रहा है, उसको देखें अपनी ब्लॉक डायग्राम में ऊपर, यस सर। ये वहां से आ रहा है। वो आपको मोल फ्रैक्शन जो है वो नहीं पता। सर तो हमने उसको रिप्रेजेंट एक्स सी एंड एफ से कर दी है। हाँ जी, उसकी उसकी जो मास फ्रैक्शन है उसको एक्स सी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और एफ जो है वो टोटल मास ऑफ द स्ट्रीम है, यानी मास फ्रैक्शन को टोटल मास से मल्टीप्लाई किए। यस सर, पता लग गया सर। सर और ये जो आउटपुट में 10.14 प्लस 2.0, ये क्या? जी, कोई आप लोग मेरे से कुछ पूछ रहे थे, मैं कुछ, मेरा ख्याल है कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। सर मैं पूछ रही थी जो 10.14 प्लस 2.02 है, इसको हम इकट्ठा करेंगे या अलग अलग करेंगे? लाइक ये CO2 है और CO है, इन्हें इकट्ठा हमने ये सॉल्व मैं आपके सर। साथ ये शेयर करने लगा हूँ, कार्बन बैलेंस भी। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा। इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप इसको अलग अलग ट्रीट करें। ये कार्बन बैलेंस जो है अलोंग विद द यूनिट्स, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। कार्बन आपकी दो स्ट्रीम्स में जा रही है, स्लज यानी एस स्ट्रीम में भी जा रही है, और फ्यूल ऑयल मींस एफ स्ट्रीम में भी जा रही है। और आउटपुट में कार्बन सिर्फ आपके पास पी स्ट्रीम में है, लेकिन कार्बन दो जगह पे है, एक CO2 में भी है और एक CO में भी है। तो आप दोनों में जो कार्बन है वो आप ऐड अप करेंगे, और किस तरह करेंगे उसकी मैंने आपको ये समझा दी है। वो बैलेंस कैसे लगा है, अगर आप इसकी सल्फर का जो बैलेंस दिया है या आपको कार्बन का भी बैलेंस दिया है, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे यूनिट्स देखेंगे तो आपके मोल्स ऑफ कार्बन अल्टीमेट यूनिट्स बने। सो इट्स कार्बन मोल बैलेंस या सल्फर मोल बैलेंस है। पी अब मैंने 100 रख दिया है क्योंकि हम लोगों ने बेसिस जो है वो 100 पाउंड मोल ऑफ स्टैक गैस ले ली थी। सल्फर बैलेंस में मैंने पी लिखा था, लेकिन पी क्योंकि हमें नोन है वो हमने बेसिस लिया है, इस वजह से कार्बन बैलेंस में वहां पे मैंने पी की जगह 100 लिख दी है। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बात है।
जी, इससे आगे प्लीज आप लोग चलिएगा, नाइट्रोजन बैलेंस की तरफ चले जाएं। तो नाइट्रोजन आपकी जो है इनपुट स्ट्रीम में सिर्फ ए स्ट्रीम में है और आउटपुट स्ट्रीम में पी स्ट्रीम में है। तो उसने दोनों स्ट्रीम्स जो हैं ए और पी दोनों मोल्स हैं, इस वजह से जस्ट उसने मोल फ्रैक्शन को जो ए स्ट्रीम में है नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन 0.79 मल्टीप्लाई बाय टोटल मोल्स कर दिया है और उस जगह पे 81.67 कर दिया है, या उसको आप 0.8167 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो वो भी आपके पास 81.67 आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन आपकी स्लज में है, हाइड्रोजन आपकी फ्यूल ऑयल में है। दो स्ट्रीम्स में आपकी हाइड्रोजन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ H2। तो दोनों जो फ्यूल ऑयल और स्लज हैं इसमें परसेंटेज मैस परसेंट्स में है। इस वजह से जो मैसेज हैं उनको उनके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए गए हैं। ठीक हो गया जी, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए गए हैं यहाँ पे। और हाइड्रोजन जो है सिर्फ आउटपुट स्ट्रीम में एक जगह पे मौजूद है और वो आपकी वाटर के साथ मौजूद है। सो वो W इंटू 1 कर दें आप, W मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें तो आपके पास हाइड्रोजन की बैलेंस ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह अगर आप ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन आपका स्लज में है लेकिन स्लज की जो परसेंटेज है वो मैस परसेंट है। सो आपने मोल बैलेंस लगा रहे हैं, आपने इस वजह से यहाँ पे 0.24 जो उसकी मैस फ्रैक्शन है उसको टोटल मैस से मल्टीप्लाई किया गया है और 32 से डिवाइड किया गया उसके मॉलिक्यूलर मैस से टू गेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है एयर में मौजूद है वहां पे मोल परसेंट में है, तो इसके 0.21 मल्टीप्लाई बाय ए आपको मोल्स ऑफ O2 दे देंगे। अगर आप इसके अलावा किसी इनपुट स्ट्रीम में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, आउटपुट स्ट्रीम में आ जाएं तो आपके ऑक्सीजन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी मौजूद है पी स्ट्रीम में, CO2 के साथ भी मौजूद है, इटसेल्फ ऑक्सीजन भी पी स्ट्रीम में मौजूद है, CO के साथ भी मौजूद है। तो ये 1.52 मल्टीप्लाई बाय 1 10.14 कार्बन डाइऑक्साइड की हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 ऑक्सीजन इटसेल्फ 4.64 है, CO में हाफ मोल ऑक्सीजन का है, इस वजह से CO के जो मोल हैं उसको 2 से डिवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ भी मौजूद है W स्ट्रीम में, इस और वो भी हाफ मोल है, तो इस वजह से इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो ये इस तरह आपके पांचों बैलेंस लग गए। यहां से आप हर बैलेंस में से वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आप मोल्स ऑफ कार्बन इन एफ स्ट्रीम और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन एफ स्ट्रीम निकाल लेंगे और आपके पास टोटल मोल्स इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो एफ स्ट्रीम का टोटल मोल्स टोटल मैस आ जाएगा, सॉरी। तो इसके बाद मैस फ्रैक्शन निकालना या मैस परसेंट निकालना कोई मसला नहीं है। इंडिविजुअल मैस डिवाइड बाय टोटल मैस मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे ये किया हुआ है। जो उसने पार्ट ए में पूछा था, डिटरमिन द वेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द फ्यूल ऑयल। सो आप इंडिविजुअल मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस कर देंगे तो आपके पास मैस मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास मैस परसेंट्स आ जाएंगी कार्बन की भी और हाइड्रोजन की भी फ्यूल ऑयल में। जो बी पार्ट था उसमें उसने पूछा था डिटरमिन द रेशियो ऑफ पाउंड्स ऑफ ड्राई स्लज टू पाउंड ऑफ फ्यूल ऑयल। अब आपने ड्राई स्लज का भी आपने वेट निकाल लिया है, फ्यूल ऑयल का भी आपके पास वेट आ गया है। जैसे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगी, वो 1.5 to 1 रेशियो आपकी आ रही है। यानी आप 50% या 50.5 टाइम्स आप ज्यादा स्लज भेजने हैं कंपेयर टू फ्यूल ऑयल। सो ये आप जितनी इन चीजों की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए ये बेहतर होता जाएगा। आप लोगों के पास तमाम नोट्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ
जो 3.4 तक जो सिलेबस है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। 1.7 का कोर्स ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है, बाकी कोर्स जो है वो आपके साथ मैंने यहाँ पे आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, क्योंकि ये सेक्शन जो है दिस इज मोर रेलिवेंट टू यू, इस वजह से इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स करने के लिए दी गई हैं, क्योंकि इसमें सारी एनर्जी कैलकुलेशन है। इस वजह से यहाँ पे इस सेक्शन को ज्यादा एक्सटेंसिव आप लोगों को करने के लिए कह दिया गया है। आप लोग जरा देख लें इसको और इसको। जी आमिर, आप कोई बात कर। सर जी मैं ये सर जो पार्ट है उसमें से आपने एक्सी जो निकाला है सर, वो कार्बन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स करके मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किया जी, और उनके बाद सर इन दोनों को प्लस कर क्या आपने 100। क्या मतलब मैंने प्लस क्या किया सर? इन दोनों को कार्बन के मोल को और वाटर के मोल्स को। वाटर के मोल्स को तो नहीं मैं कर रहा सर, वो कार्बन और हाइड्रोजन के मोल को प्लस करके 100 मोल्स मैस को है, ये मैस है। हाँ जी लग गया समझ सर, बस ठीक हो गया। ऐसे मैं शायद एक एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहूंगा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल सिस्टम जो हैं उसको डिस्कस कर लें, प्लस इस 3.4 में अगर आप लोगों को कोई इश्यू है मंडे तक आप लोग देख लें, या पूरे अभी तक मटेरियल बैलेंस में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम लोग मंडे की एक क्लास कर लेते हैं। मंडे नहीं तो ट्यूसडे, जिस दिन भी आप लोग कंफर्टेबल हों उस दिन वो क्लास करके उसमें हम लोग इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक हो गया एहसन? ठीक है सर। ठीक है, आज की आप लोग अटेंडेंस ले लीजिएगा। मैं ये क्लास को हाँ ठीक है 27 मैं स्पेशल ले लेता हूँ। चलें, आप बस मुझे ना वो इस शेयर कर दीजिएगा अटेंडेंस अभी तक जितनी भी हैं। जी आरिफ, पेपर आउटलाइन अभी पेपर आउटलाइन तक हम गए नहीं हैं, मैं आपको बता दूंगा। सर पहले आप लोग ना मंडे को मैं कोशिश करूंगा उस तक आप लोग मिड टर्म चेक हो जाए, पहले आप लोग उसका रिजल्ट सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद फाइनल टर्म की आउटलाइन भी डिस्कस कर लेंगे। जी ये जी अमन, हमारे फाइनल में हमारे मिड टर्म भी इन्वॉल्व होंगे क्या? नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ 1.7 सेक्शन से लेके आगे जितना कोर्स है बस उतना ही, मिड टर्म का कोर्स नहीं हम करेंगे शामिल। सर आज हमारा ये सिलेबस कवर हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। एक सेक्शन रहता है मल्टीपल सिस्टम वाला, वो 2-3 सवाल हैं मैक्सिमम, एक तरह से कह लेंगे आपका सेंड किया सिर्फ यही है हमारा सिलेबस। यही मैं जवाब दे रहा था, उसने भी यही सवाल पूछा था, आप सुन लेते हैं। इस पे मल्टीपल सिस्टम जो हैं वो हम मजीद डिस्कस करेंगे, और उसके ये आप इस तरह कह लें कि जो मैंने 95% कोर्स जो है आपको कम्युनिकेट कर दी है, तो इसमें 2-3 सवाल मैक्सिमम और होंगे, तो उसका आप हम लोग कर लेंगे मंडे वाले लेक्चर में मैक्सिमम, यानी एक तरह से 95% कोर्स आपको कम्युनिकेट हो गया होगा। ये एग्जांपल्स हैं, और जो कुछ 3.4 और कुछ थ्योरी थी वो आपके साथ सारी शेयर हुई है, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ठीक हो गया जी? यस सर। 29 से ऑनलाइन ही आगे कंटिन्यू करेंगे या फिजिकल क्लासेस होंगी? यार अभी तक कोई उसके मुतालिक नहीं, कोई नहीं आया, उसके मुतालिक कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई। मेरा ख्याल है कि वो जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था आज बैठना है या कल कमेटी ने बैठना है, फिर डिसीजन है। हाँ, तो वो आज डिसीजन सामने आएगा तो यस 12 बजे एक डिसीजन सर आ गया उसमें, तो वो कह रहे हैं कि 24 अप्रैल तक चांसेस हैं कि लॉकडाउन लग जाए। मे बी के ये भी एक सुनने में आ रहा है कि शायद अर्ली समर ब्रेक दे दें। यस क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेथ रेशियोस में इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। हाँ, चांसेस हैं कि ये एक्सटेंड हो जाएगा। सर तो फिर हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो फिर दोबारा ऑनलाइन होगा?
जी अहमद, एक टाइम पे मैं अदनान आपकी बात सुनता हूँ। अहमद बताइए कि आप क्या कह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था कि फिर हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर जब भी शुरू होगा वो भी फिर ऑनलाइन शुरू होगा। अब जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे हमें तो डेफिनेटली उसको फॉलो करना है। अभी भी ये हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं फिर भी उसको अकोमोडेट कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी सख्ती है कि जी किसी स्टूडेंट को आप एंटर ना होने दें। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब इसको कुछ किया नहीं जा सकता। जिस तरह अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, वी नो द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। अगर हम ये भी ना करें तो बिल्कुल आप लोग घर बैठ जाएंगे और आप लोगों कुछ भी नहीं, यानी बिल्कुल खाली ज़हन बैठ जाएंगे। खाली ज़हन बैठने से बेहतर ये है कि आप कुछ ना कुछ तो करें। सर ऑनलाइन में At least. वैसे इतना सही मतलब आ जाता है समझ, लेकिन सही नहीं आता। मैं अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें भी कम्युनिकेट करने में इशू होता है कि एक चीज़ को बहुत दफ़ा बताना पड़ता है। ये तो अभी फिर मैंने आप लोगों के जाने से पहले नोट्स रखवा दिए, नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, कुछ मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, आप लोग खोल लेते हैं, कुछ फिर भी एक व्हाट्सएप के ऊपर मैं शेयर करता जा रहा हूँ। फिर भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन फिर भी कुछ हम लोगों ने बनाया हुआ है, कोशिश किया हुआ है। अदरवाइज इस सब्जेक्ट को जो, क्योंकि ये मैथमेटिकल इसका ज्यादा नेचर है, तो इसको आपको कम्युनिकेट करना मुश्किल काम। उसमें भी मैं जितनी बेहतर तरीका अडॉप्ट कर पा रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जी अदनान। सर मिड टर्म का रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे? मिड टर्म का रिजल्ट मैंने मॉर्निंग के तो पेपर चेक कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा। और आप लोगों के अभी पहला मेरा ख्याल है बिलाल शायद है। यस सर। आप लोगों का रोल नंबर 1, हाँ बस उसका चेक यस किया। सर। होपफुली मैं ये मंडे तक चेक कर लूंगा। सर यूईटी लाहौर ने जो तरीका किया बच्चों को वो बुलाकर ही पेपर ले रहे हैं, तो ये पीयू नहीं कंडक्ट कर सकती ऐसे? नहीं वो हम लोगों ने ये मुझे नहीं पता यूटी किस तरह कर रही है। सर मेरे दोस्त गए हुए हैं, वो पेपर दे रहे हैं उधर ही बैठकर। वो हालांकि आपने छुट्टियां की हैं, वो तो पेपर दे रहे हैं उधर यूईटी में भी। बड़ी गलत बात है सर नहीं, वो क्योंकि पिछले उन्होंने कहा था कि पेपर्स जिनकी यूनिवर्सिटी ऐसे ही है सर, उनके भी चल रहे हैं वो चल रहे हैं पेपर्स बस। होंगे। वो फाइनल चल रहे हैं, उनकी जो सर, डेट शीट है ऑलरेडी अनाउंस होगी। यस सर, वो तो हर सूरत में कंडक्ट कर रहे हैं। यस सर। वो इस वजह सर से वो कंडक्ट कर रहे हैं पहले के जो जी जी इब्राहिम बताइएगा। सर मैं कह रहा हूँ पहले के उनके पेपर स्टार्ट हो गए थे, 2-3 पेपर रह गए थे, वो उन्होंने अब लिए हैं। हाँ उसकी इजाजत थी ना। हाँ वो उसकी इजाजत थी, उन्होंने दी पहले थी। की अनाउंस हो गई थी। बिल्कुल ऐसे बाकी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन ही हो रही है सर। हाँ मे बी दुआ करेंगे खुल जाए, हमें सर ऑनलाइन की आइडिया तरफ है ना कि जाए। अगर आप फाइनल करते हैं तो जी जी ये ध्यान पूछिएगा। सर आइडिया है कोई कि ऑनलाइन अगर होते हैं तो कब जाके कंडक्ट करेंगे? सर आइडिया है कि अगर ऑनलाइन होते हैं तो कब आप कंडक्ट करेंगे पेपर्स? नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ही के आखिर पर? की जो मीटिंग होगी ना जो गवर्नमेंट की होगी, उसके बाद हमें मे बी कल या परसों तक हमें इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि आप लोगों के सेशन के साथ क्या करना है, क्योंकि एमएससी का अलहदा सेशन चल रहा है, पीएचडी का अलहदा चल रहा है, आप लोगों की भी इंस्ट्रक्शंस हमें आ जाएंगी कि क्या करना है। तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, हम अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर तो एक्सटेंड हुई तो डेफिनेटली फिर हम ऑनलाइन एग्जाम की तरफ ही जाएंगे, फिर आपका सेशन हम डिले नहीं कर सकते। यस सर, ये तो ठीक है बात। ठीक है जी। नहीं वो बनी बनाई। सर जब ऑनलाइन पेपर अगर होए तो वो क्या यानी कि पेपर बनेगा किस टाइप का होगा?